हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 13 है और इससे पहले हम 12 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है। तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है। कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या कथकली। तो सादिर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है तो ये है भरतनाट्यम। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यह एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ओके, तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? हम बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक हो गया भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। फिर कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। ओके, फिर मोहिनी अट्टम यह केरल का है। कथकली ये भी केरल का है, ठीक है। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना, मोहिनीअट्टम और कथकली। ओके, 4 हो गए। फिर और आगे 4 कौन कौन से हैं? तो एक है कथक, तो जो है उत्तर प्रदेश का। फिर उसके बाद है सत्रिया, तो ये है असम का, ठीक है। फिर है मणिपुरी, तो ये है मणिपुर का। फिर है उड़ीसी, जो कि है उड़ीसा का, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, ठीक है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, सत्रिया, मणिपुरी और उड़ीसी। ओके, तो आपको ये 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो यह किया था इसने अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान, ठीक है, आक्रमण किया था। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। अब हम बात करें इल्तुतमिश की यहाँ पर, तो इल्तुतमिश ये है, एक मिनट, हाँ। तो इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। गुलाम वंश का दूसरा शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक है। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी इसने अपनी राजधानी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ओके, फिर बात कर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसने सिक्के चलवाए थे, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। ओके, फिर अब हम बात करें बलबन की, ठीक है। तो बलबन को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे उलूग खान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उलूग खान के नाम से जाना जाता है बलबन को। बलबन यह गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, ठीक है। बलबन यह गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, ठीक है। बलबन इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की, ठीक है। जिले इलाही की उपाधि धारण किसने की थी? बलबन ने। बलबन यह भारत में नौरोज त्योहार की शुरुआत की थी, ठीक है। नौरोज
त्योहार, जो कि एक फारसी त्योहार है। ओके, फिर बात करें तो बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने, और बलबन इसने सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई। ठीक है, सजदा और पैबोस प्रथा अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, बलबन इसने दीवान ए अर्ज और दीवान ए बजारत की शुरुआत की थी। ठीक है, दीवान अर्ज और दीवान बजारत की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। ओके, और इसने लौह रक्त की नीति अपनाई, सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, नौरोज त्योहार लाया था। ठीक है, और ये गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। ठीक है, जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ओके, फिर अब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हम यहाँ पे करते हैं। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, यह गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने 1206 से 1210 तक शासन किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और एक ही मंजिला बनवा पाए थे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनवाया था। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाख वक्स के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, और यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में चौगान खेलते हुए। ठीक है, 1210 में चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ओके, फिर अब हम बात करें यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश का यह दूसरा शासक था। इसने अपने चचा जलालुद्दीन की हत्या करके यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अपने चचा जलालुद्दीन की हत्या करके। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो इसने बनवाया था सीरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने 1 मिनट। ठीक है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था और इसने इमारतों में सीरी किला, हौज खास और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। और इसका दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के? तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यह इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? गुलाम तो ये था
मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर यह है इनका गुलाम था, जिसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता था, क्योंकि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दीनार देकर खरीदा गया था, जिसके कारण इसे हजार दीनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मलिक काफूर को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली की शुरुआत की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, तो ये थी सारी डिटेल। आई होप आपको ये समझ में आई हो, और आप इसकी नोट ज़रूर बनाइएगा। नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे करते हैं हम। सो नेक्स्ट है गुलामगिरी, एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी यह पुस्तक जिसका अर्थ गुलाम है, तो यह किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले या राजा राम मोहन रॉय ने? तो गुलामगिरी ये पुस्तक है, तो ये लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिराव फुले। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ज्योतिराव फुले इन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक कब लिखी थी? 1873 में लिखी थी। ठीक है, ज्योतिराव फुले इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी इन्होंने कहाँ पर? तो ये की थी पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। और इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है ना, इन्हें महात्मा की उपाधि 1888 में दी गई थी। ठीक है, ज्योतिराव फुले को। ओके, फिर हम बात करें महात्मा गांधी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी को महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी को बापू नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी पुस्तकों की। ठीक है, तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, फिर उसके बाद गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, और मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, ये पुस्तकें हैं किसकी हैं? महात्मा गांधी की। ठीक है, अब हम महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई पत्रिकाओं की बात करें। ठीक है ना, पत्रिका, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका चलवाई थी महात्मा गांधी ने? तो इन्होंने चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, और इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने। ओके, फिर इनके आंदोलन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए? ठीक है, महात्मा गांधी ने आंदोलन, तो इन्होंने सबसे पहले किए थे, सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में। फिर उसके बाद रोलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, एक मिनट, असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 में। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन।
और ये थी ऊपर उनकी पुस्तकें और फिर उसके बाद ये थी पत्रिकाएं। ठीक है, फिर बात करें अब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, पहले कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर, और इन्हें प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक हैं, तो इनकी पुस्तक है जीवन का विनाश, जीवन का विनाश और रुपए की समस्या। ठीक है, जीवन का विनाश और रुपए की समस्या, ये इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, जीवन का विनाश और एक और है रुपए की समस्या। ठीक है, फिर अब हम बात करें ज्योतिराव फुले की, सॉरी, अब हम बात करें राजा राममोहन रॉय की। ठीक है, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय इन्हें भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राममोहन रॉय को। राजा राममोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, तो ये की थी 1815 में। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये की थी 1823 में। ठीक है, 1823 में इन्होंने यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। ठीक है, सॉरी, आत्मीय सभा की 1815 में और ब्रह्म समाज की 1828 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा की उपाधि तो ये दी थी मुगल सम्राट, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हीं राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन रॉय को। अब बात करें राजा राममोहन रॉय द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें हैं लिखी गई, तो इनकी पुस्तक है वेदांत गाथा, वेदांत गाथा, वेदांत गाथा। ठीक है, वेदांत गाथा और एक मिनट, पता नहीं बोर्ड क्यों हैंग कर रहा है, एक मिनट। हाँ हाँ, तो पुस्तक इनकी है एक वेदांत गाथा और है एक और है, तो ये है तोहफत, तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन, यह इनकी पुस्तक। ठीक है, वेदांत गाथा और तोहफत उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये है इनकी पुस्तकें। बाद पत्रिका, तो इनकी पत्रिका है मिरात उल अखबार। ठीक है, मिरात उल अखबार, यह इनकी पत्रिका है। और समाचार पत्र, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी, यह समाचार पत्र है और पत्रिका है मिरात उल अखबार। ठीक है, ये है सारी डिटेल इन लोगों के बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैंने इसलिए आपको अलग अलग पेन से लिखे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। चलिए आगे करते हैं। तो हम नेक्स्ट है मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था, तो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को इनमें से किस किले में कैद किया था, तो रजिया सुल्तान को उन्होंने कैद किया था बठिंडा का किला मुबारक, राइट आंसर है।
ऑप्शन सी बठिंडा का किला मुबारक में इन्होंने रजिया सुल्तान को कैद किया था, और ये किला कहाँ पर है, तो ये है पंजाब में। ठीक है, ये है पंजाब में है। अब हम पहले बात करें यहाँ पे रजिया सुल्तान की। ठीक है, तो रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, यह इल्तुतमिश की बेटी थी, और यह दिल्ली पर दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था, वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने बाद में निकाह किससे किया था, तो इन्होंने निकाह किया था मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया से। ठीक है, पहले इन इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया और उसके बाद उसने इनसे निकाह कर लिया था। ओके, फिर बात करें अब हम यहाँ पे ऑप्शन में, तो गोलकुंडा का दुर्ग ये कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। फिर जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, तो ये है जोधपुर में। फिर उसके बाद जयपुर का जयगढ़ दुर्ग, तो ये है जयपुर में। ठीक है, तो ये तो इनके नामों से ही समझ में आ रहा है, जोधपुर, जयपुर। ठीक है, गोलकुंडा का बस हमें याद रखना, तो ये हैदराबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फ्रॉम आकाश सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है, तो फ्रॉम आकाश सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं एस रमन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाबर के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला है, काबुल के निवासियों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दी थी, तो ये कथन तो सही है। फिर उसके बाद है, पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी, तो ये गलत है। ठीक है, फिर है, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा द्वारा लड़ा गया था, तो ये भी सही है। फिर है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कि पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ बाबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे फेमस तो इनके युद्ध ही हैं, तो इनके युद्धों को हम पढ़ेंगे ट्रिक के जरिए। ट्रिक के जरिए आप जब भी पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, तो हम इसे ट्रिक के जरिए ही करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाबर की बात करें, तो ये मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ही दिया है, तो यहाँ से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बाबर ने की थी। फिर अब बात करें बाबर के युद्धों की। ठीक है, तो युद्धों की ट्रिक कौन सी है, तो ये ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। ठीक है, तो ये है ट्रिक। अब इस ट्रिक के जरिए कहते हैं, तो सबसे पहले है पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद है खाना खाया से, तो ये खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, ये ऑप्शन में ही दिया गया है आपको। ठीक है, 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर उसके बाद है चांद देखा से चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध 1528 एक मिनट, हाँ 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद घर गया से घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 में, बाबर वर्सेस बहलोल लोदी, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच। और मर गया से
इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। ओके, तो ये है बाबर के युद्धों को याद करने की ट्रिक, और ट्रिक के जरिए आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह डैश कहलाते हैं। तो वैदिक श्लोकों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं संहिता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संहिता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में गंधार शैली की कला विकसित हुई? तो किस राजा के शासनकाल में गंधार शैली की कला विकसित हुई थी? तो ये हुई थी कुषाण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण राजा के शासनकाल में गंधार शैली की कला विकसित हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है। केवल जीवन का अधिकार, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार, या जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 ये है, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का अधिकार है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चोल शासन के संदर्भ में उर का अर्थ है। तो चोल शासन के संदर्भ में उर का अर्थ है, तो इसका अर्थ है गृह ब्रह्मदेव गांव के स्थानीय निवासियों की आम सभा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजयालय चोल। ठीक है, यह चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल। ठीक है, और उर का अर्थ है, तो ये है गैर ब्रह्मदेव गांव के स्थानीय निवासियों की आम सभा। ओके, नेक्स्ट है, राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये है अनुच्छेद 214। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। फिर बात करें अनुच्छेद 324, यह संबंधित है चुनाव आयोग से। फिर अनुच्छेद 315, तो यह है लोक सेवा आयोग से, लोक सेवा आयोग। फिर अनुच्छेद 280, तो यह संबंधित है वित्त आयोग से। ठीक है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनिंग शब्द यह संबंधित है खो खो से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खो खो। नेक्स्ट है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी? तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक यह किसने लिखी? तो यह लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड, इन्होंने द गोल्डन ईयर्स पुस्तक लिखी है। फिर अब हम बात करें अरुंधति रॉय, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय की है पुस्तक। फिर है अरविंद अडिगा की पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है व्हाइट टाइगर। ठीक है, व्हाइट टाइगर ये इनकी पुस्तक है। फिर एस जयशंकर की, तो इनकी है द इंडिया वे, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, एस जयशंकर की है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरविंद अडिगा की है व्हाइट टाइगर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है। तो पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है एल नीनो। ठीक है, एल नीनो। नेक्स्ट है, हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो हरिप्रिया नंबूदिरी यह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो यह प्रतिपादक है कथकली की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथकली। और अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है केरल का। कुचिपुड़ी, तो ये है आंध्र प्रदेश का। और उड़ीसी, तो ये है उड़ीसा का।
भरतनाट्यम तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद 4 और हैं, तो वो कौन से, तो फिर है मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, तो ये भी है केरल का। फिर कथक, तो ये है उत्तर प्रदेश का। फिर है सत्रिया, तो ये है असम का। फिर है मणिपुरी, तो ये है मणिपुर का। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र को शांत पेटी कहा जा सकता है? तो किस क्षेत्र को शांत पेटी कहा जा सकता है? उष उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या इनमें से कोई भी नहीं? तो शांत पेटी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र एमएसएमई रक्षा एक्सपो की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो ये ठीक है, तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुणे। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश इनमें से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केंद्र राज्य संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय काल में ज्वालामुखी का लावा प्रवाह भारत के दक्कन पठार में हुआ था? तो किस भूगर्भीय काल में ज्वालामुखी का लावा प्रवाह भारत के दक्कन पठार में हुआ था? तो ये हुआ था क्रीटेसस में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रीटेसस। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव, सबसे पहले ये कहाँ का है हॉर्नबिल महोत्सव? तो ये है नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का ये है उत्सव है, और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, इस उत्सव को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट है, डैश पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तो किस पर चर्चा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तो यह किए गए थे भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है? स्वीडन, कनाडा, पोलैंड या फिनलैंड? तो हजारों झील की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील है फिनलैंड की साइमा। ठीक है, साइमा ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है साइमा झील, और ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। ओके, फिर है स्वीडन की सबसे बड़ी झील, तो स्वीडन की सबसे बड़ी झील है लेक बैनर्न। फिर कनाडा की सबसे बड़ी झील है, तो कनाडा की सबसे बड़ी झील है ग्रेट बियर झील। ठीक है, फिर पोलैंड की सबसे बड़ी झील है, तो ये बड़ी झील है सिनयार्डवी। ठीक है, पोलैंड की सबसे बड़ी झील है सिनयार्डवी झील। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक है भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की? तो ये है माय कंट्री माय लाइफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक ये भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। फिर माय टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये किसकी है? तो ये है जे बी कृपलानी की। ठीक है, जे बी कृपलानी की है ये। फिर उसके बाद
इन परसूट ऑफ जस्टिस इन ऑटोबायोग्राफी, तो ये है न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है पुनर्खरीदी विकल्प या रेपो दर क्या है। तो पुनर्खरीदी विकल्प या रेपो दर, तो ये है बैंकिंग संस्थानों द्वारा अपनी दैनिक या अल्पकालिक तरलता का प्रबंध करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह पुनर्खरीदी विकल्प और रेपो दर है। ओके नेक्स्ट है इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस्लामी देशों में इमारतें ईंट और चूने से ही बनती हैं, तो ये गलत है। फिर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली त्रिकोणीय थी, तो यह भी गलत है। फिर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में मानव मूर्तियां आम थीं, तो यह भी गलत है। फिर है इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने ज्यामिति पैटर्न, पुष्प पैटर्न, विभिन्न शैलियों में शिलालेख और संगमरमर पर जड़ाई का विकल्प चुना, तो यह सही है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास RRB NTPC GK GS की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।